स्टूडेंट्स, आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। अधिगम क्या होता है? कुछ भी सीखना, ठीक है। और उस सीखने को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती है? उस चीज को सीखने को दो चीजें प्रभावित करती है, उसका परिवार और उसका वातावरण, ठीक है। अब वो सबसे पहले अपने परिवार में जो छोटा बच्चा होता है वो पलता है, बढ़ता है, तो सबसे पहले उस पर इफेक्ट डालते हैं उसके पेरेंट्स। उसके बाद जैसे वो स्कूल में निकलता है या घर से बाहर निकलता है तो उसको इफेक्ट करता है उसका वातावरण। तो उसको सीखने के लिए प्रभावित करने वाले पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके साथ में रहने वाले बच्चे भी हैं। तो ये चीजें हैं वो कौन कौन से प्रभावित करते हैं, और बच्चे का जो पर्सनली जो स्वरूप है वो भी उसको प्रभावित करता है। जैसे कई बार बच्चा बीमार हो जाता है तो वो भी उसकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। और कई बार बच्चा क्या होता है, उसका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, वो भी उसको इफेक्ट करता है। कई बार उसको जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं मिला होता है, वो भी उसको इफेक्ट करता है। तो आज हम अधिगम का ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बच्चे की जो लर्निंग है उसमें कौन कौन सी चीजें उसको इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बालक से संबंधित प्रभावित प्रतिकारक। जो सबसे पहले है, जो बालक है वो खुद से ही इफेक्ट होता है, वो चीजें हम देखते हैं। जब कोई बालक पहली बार विद्यालय में आता है तो उस समय उस पर घर का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि सबसे पहले उसको घर का एनवायरनमेंट मिला है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो उसका फैमिली का होगा। और वह घर तथा परिवार की कल्पना के लिए विद्यालय के प्रांगण में आता है और उस समय अनेक प्रश्न तथा जिज्ञासा उसके मन में उठती है, नई नई चीजें उसको सोचता है, उसे नवीन परिस्थिति में अपने समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि उसको घर का एनवायरनमेंट मिला होता है, वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। अब वो जब वो नया नया स्कूल आता है तो उसके लिए सारी चीजें क्या हो जाती है, उसके लिए सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो वो क्या होता है, उसको अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अधिगम की जो क्रिया है वो अनेक कारकों से प्रभावित होती है। उसे प्रभावित करने वाले जो प्रतिकारक हैं वो इस प्रकार है। अब बच्चा है उसको प्रभावित है वो कौन कौन सी चीजें करती है, तो सबसे पहले बालक खुद भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं है, या वो अच्छे माहौल में नहीं रहा है, तो वो खुद भी उसको इफेक्ट करता है। कि बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ये महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो बालक का उद्देश्य है। और बालकों की जो रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत भेद, बुद्धि के आधार पर संपन्न की गई जो क्रिया है वो प्रभावशाली होती है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले बच्चे का क्या देखना पड़ता है, जो बच्चों में व्यक्तिगत भेद होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सीखने में टाइम लगता है। और तो ये जो सारी चीजें और उसके सीखने की क्षमता, कुछ बच्चों की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कुछ बच्चों की कैपेसिटी कम होती है, उसकी बुद्धि होती है। तो ये चीजें क्या होती है, ये बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। बालक का अधिगम का आधार है उसके अभाव में किसे सिखाया जा सकता है। मतलब जो बालक में अगर ये चीजें हैं व्यक्तिगत, उसमें जो भेदभाव है, हर बच्चा है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अलग अलग होता है, उनमें डिफरेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे सिखाते हैं। उसके बाद दूसरा है अध्यापक एवं अभिभावक। तो बच्चे का जो सिखाने के लिए जो दूसरी चीज क्या इफेक्ट करती है, उसके पेरेंट्स है, और स्कूल में उसके आने के बाद उसके जो टीचर्स हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। घर पे उसको माहौल कैसा दिया जा रहा है, उसके पेरेंट्स है उनका बिहेवियर है वो बच्चे के प्रति कैसा है, तो ये चीजें सबसे पहले उस पर इफेक्ट डालती हैं। विद्यालय एवं घर में किसी भी क्रिया के सीखने का जो दायित्व है वो अध्यापक एवं अभिभावक दोनों का है। मतलब दोनों का रोल है वो बराबर होता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो स्कूल में टीचर्स हैं। वे बालक में ज्ञान तथा क्रिया का अधिगम कराने के लिए उचित वातावरण की तैयारी करते हैं, क्योंकि घर पे जरूरी है बच्चे को सिखाने से पहले सबसे पहले है वो उसका एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना जरूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि वो उसके परिवार का जो माहौल है वो बच्चे के लिए अच्छा रखें। कई बार होता है घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पेरेंट्स लड़ते हैं, तो वो क्या होता है वो डायरेक्टली बच्चे पे इफेक्ट करता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे को जो वातावरण है वो अच्छा दिया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है, पहले कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, जो टीचर है अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे की एज को देखते हुए, बच्चे के माइंड की कैपेसिटी को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि बच्चा है कितना सीख सकता है और क्या क्या चीजें उसे सिखाई जा सकती है। मतलब अगर बच्चे पे हम बर्डन डालेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसकी रुचि है वो भी नहीं रहेगी। तो इसलिए जरूरी
रखना। बालक को कोई भी क्रिया है वो इस समय नहीं सिखाई जा सकती जब तक वह ज्ञात ना हो कि उसको क्या सिखाना है, क्या सिखाना ही पाठ्यक्रम है। मतलब बच्चे को क्या सिखाना है इस एज में, जैसे 2 से 5 साल का बच्चा है, 5 से 8 साल का बच्चा, उसको क्या सिखाना है, उसके एज के अकॉर्डिंग क्या सिखाना है, यही उसका क्या है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है। विद्यालय में जो सिखाया जाता है उसका माध्यम पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। तो वो क्या होता है, वो पहले से डिसाइड होता है कि बच्चे क्या है, वो एज कितने, बच्चा कितनी चीजें सीख सकता है। पहले पाठ्यक्रम का अभिप्राय पुस्तकों से समझा जाता था। अब खेलकूद, भ्रमण है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है आदि पाठ्यक्रम का अंग बन गए हैं। पहले क्या होता है, तो जो करिकुलम है उसमें सिर्फ उसका जो सिलेबस है, उसकी जो बुक्स है उन्हीं को माना जाता था। लेकिन अब है वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, जैसे गेम है, पिकनिक है, और उसका जो सांस्कृतिक जो वातावरण है उससे जो सीखते हैं, वो सारी चीजें भी किसमें आती हैं, वो भी करिकुलम में शामिल की जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम की परिस्थिति है, उसकी जो परिस्थिति है वो कैसी है, एनवायरनमेंट हम उसको कैसा दे रहे हैं। अधिगम की परिस्थिति से तात्पर्य है वातावरण से है, और विद्यालय, कक्षा तथा घर का वातावरण अति सुंदर है तो अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। अगर हमारा जो माहौल है वो क्लास का माहौल है, चाहे वो घर का माहौल है, अगर वो अच्छा है तो उससे के जो सीखने की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाती है। बालकों का योग भी इसमें निहित होता है, तो जो बच्चा सीख रहा है उसमें बालक का भी क्या होता है, योगदान होता है। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया है, बच्चे के जो लर्निंग के लिए हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो भी किसमें आती है, अधिगम की प्रक्रिया में आती है। किसी भी क्रिया को किस प्रकार संपन्न किया जाता है, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रक्रिया के संपादन पर मत के नहीं है, क्योंकि सबका जो मत है वो अलग अलग होता है, एक मत नहीं होता है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो चाहे किसी भी ढंग से संपादित की जाए, परंतु यह बात अपनी जगह सत्य है कि बालक किसी भी क्रिया को अपने ढंग से ही ग्रहण करेगा। तो हम जो टीचिंग मेथड बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उसके लिए सही हो, उसको समझ में आ रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टीचिंग मेथड है वो चेंज भी करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा है वो किस टीचिंग मेथड को ग्रहण कर रहा है, किसे अच्छा सीख रहा है, हम उसी भी टीचिंग मेथड को यूज करेंगे। उसके बाद है अधिगम प्रभावक प्रतिकारक है, वो सबसे पहले हमने जो बालक से रिलेटेड जो उसके जो अधिगम के जो प्रभावित करने वाले कारक थे वो हमने देखे, जिसमें बच्चा है वो खुद जिम्मेदार होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, उसको कैसा माहौल दिया गया है वो चीजें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसके जो प्रभावक प्रतिकारक, मतलब जो उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कौन कौन सी चीजें हैं वो उसको प्रभावित कर रही हैं। तो सबसे पहला है हमारा उचित वातावरण। यही हमने देखा कि जो बच्चा होता है वो छोटा होता है तो उसको जो घर का वातावरण है वो भी सही देना जरूरी है, प्लस उसको स्कूल का जो वातावरण है वो सही रखना जरूरी है। घर वाले हैं अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उसका माहौल है वो बच्चे के अकॉर्डिंग वो सही नहीं होता, तो इससे क्या होगा, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी है हमें अपना जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक रखना। अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है, वातावरण बाह्य हो या आंतरिक हो, उसे समुदाय का, विद्यालय का हो या कक्षा का हो, अधिगम का वातावरण ठीक है तो क्रिया को सीखने में कठिनाई नहीं होगी, बच्चा है वो इजीली सीखेगा अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है। कक्षा एवं घर में प्रकाश, वायु का प्रबंध, सफाई आदि बाह्य वातावरण की सृष्टि करते हैं, तो ये भी उसके क्या आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं कि उसके चारों तरफ कचरा नहीं होना चाहिए, उसके चारों तरफ शोर का माहौल नहीं होना चाहिए, क्लास का माहौल भी बिल्कुल शांत होना चाहिए और घर का माहौल भी बिल्कुल शांत होना चाहिए, तो बच्चे की जो सीखने की प्रोसेस है वो अच्छी रहेगी। बालकों को किसी भी क्रिया को ज्ञान में सीखने के लिए यह आवश्यक है कि वे मानसिक रूप से तैयार हों और उनके लिए मनोवैज्ञानिक परिस्थिति उत्पन्न की जाए। आजकल क्या होता है, बच्चे हैं नीरस तरीके से नहीं सीखते हैं। अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है वो उत्पन्न करनी पड़ेगी। उसके लिए हम जो टीचिंग एड्स हैं वो यूज कर रहे हैं, या हम अपना पढ़ाने का तरीका है वो चेंज कर रहे हैं, वो हमें करना है। मतलब उसको जो माहौल है उसके लिए अच्छा क्रिएट करना है वो हमें करना है, टीचर को करना है, प्लस उसके पेरेंट्स को करना है। उसके बाद हम देखते हैं शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा है वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको कोई चीज समझ में नहीं आएगी।
महसूस कर रहा है, या उसकी जो आई साइट है वो वीक है, बोर्ड पे उसको क्लियर नहीं देख रहा है, या उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नहीं सीख सकता है। तो हमें क्या देखना है, जो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो दोनों ही क्या होना चाहिए, वो दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक है वो ज्ञान तथा क्रिया को ग्रहण करने में कुशल होते हैं। जो बालक बीमार रहते हैं वे पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसका जब स्वास्थ्य उसका सही नहीं है तो वो पढ़ने लिखने में रुचि खुद ही नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो अध्यापक और अभिभावकों को अपना काम कराने के लिए उन बालकों को जबरन काम में लेना पड़ता है। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बीमार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे, जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो उसमें रुचि नहीं ले पाएगा, तो हमारी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। फलतः वे बीमार तथा मंद बुद्धि बालक अध्यापक कक्षा, विद्यालय तथा घर के प्रति पूर्वाग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं। घर में कई बार माहौल अच्छा नहीं मिलता है तो बच्चे क्या होता है, बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता है। ऐसे बालकों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए। हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है। अगर हमें इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं तो हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी जानना है कि बच्चा है वो कोई मानसिक स्थिति से या शारीरिक स्थिति से बीमार तो नहीं है, वो स्वस्थ तो है। तो ये चीजें हमें जो पहले है वो अपना वातावरण सही से क्रिएट करना है, और दूसरी चीज है वो बच्चा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद तीसरा टॉपिक है अधिगम की विधि। हम जो लर्निंग के लिए, उसको टीचिंग के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कैसा है। बच्चे के लिए हमने एक मेथड यूज किया, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कई बार खेल के मेथड से सिखाते हैं, बेसिक शिक्षा विधि है, मॉन्टेसरी विधि है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को किंडरगार्टन विधि है, तो अगर नहीं सीख रहा है तो हम अपने टीचिंग मेथड में चेंज कर सकते हैं। वो जिस विधि से भी सीख रहा है हम उस विधि को यूज कर सकते हैं। अध्यापक किस प्रकार से छात्रों को किस ज्ञान को प्रदान करता है, इस बात पर भी अधिगम निर्भर करता है। प्रत्येक छात्र एक ही विधि से प्रभावित नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं कि एक मेथड, हम टीचिंग मेथड एक यूज कर रहे हैं तो उससे सभी बच्चे समझ रहे हैं। हाँ, 2-4 बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन 2-4 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि उसको वो हमारा टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा हो। तो क्या होते हैं, जो हर बच्चा होता है वो क्या होता है, अलग होता है। यदि बालक को अवैज्ञानिक तथा अमनोवैज्ञानिक पद्धतियों से किसी भी बात को जबरन सिखाया जा रहा है तो बालक सीखने की उस क्रिया में तनिक भी रुचि नहीं लेगा। अगर हमारा जो टीचिंग मेथड है वो 2-3 बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है, 2-3 बच्चे उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो जो नहीं समझ रहे हैं वो बच्चे हमारी टीचिंग में रुचि नहीं लेंगे। आरंभ की कक्षा में खेल विधि से किसी विधि का कार्य द्वारा सिखाने या आदि विधियों को इसलिए जोर दिया जाता है कि उच्च कक्षाओं में फिल्मों के माध्यम से शिक्षण दिया जाता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम प्ले मेथड यूज करते हैं, बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको मूवीज वगैरह दिखाई जाती है, कोई भी ड्रामा है उसको क्या प्ले करके दिखाया जाता है, या हम उसको प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, तो वो बड़े बच्चे हैं वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही हमें टीचिंग मेथड है वो यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर बच्चे को मोटिवेट नहीं किया गया तो वो सीखने में रुचि ही नहीं लेगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है उसको बताना कि जो टॉपिक हम उसको समझा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, वो उसके कहाँ काम आएगा, वो किस लिए उसको सीखना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, तो वो सीखने में ज़्यादा रुचि लेगा। सीखने की जो क्रिया में प्रेरणा का मुख्य योग रहा है, और बालक को यदि किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है तो वह सीखने की क्रिया में रुचि भी नहीं लेगा। अध्यापक तथा अभिभावकों को चाहिए कि वे बालकों को प्रेरणा दें तो वे अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रेरणा से बालकों के जो महत्वाकांक्षा उत्पन्न होते हैं, मतलब बच्चे का सीखने में इंटरेस्ट है वो किससे बढ़ता है, जब हम उसको क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। उसके बाद है अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका। ये जो भूमिका है वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो वो सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ होती है। तो सबसे पहले उसके परिवार में उसको माहौल अच्छा दिया जाता है। तो जरूरी है कि जो पेरेंट्स है उनको उसका घर का जो माहौल है वो अच्छा
देना, प्लस जो टीचर है उसको स्कूल में आने के बाद स्कूल का माहौल है, वो क्लास का माहौल है, उसको अच्छा देना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जो अध्यापक है चाहे वो अभिभावक है, दोनों ही बच्चे पे इफेक्ट करते हैं। तो अधिगम उस समय तक जो प्रभावशाली है ढंग से काम नहीं कर सकता है जब तक कि अध्यापक और अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं। कई बार ऐसे होता है जो टीचर्स है वो ध्यान देते हैं लेकिन घर पे पेरेंट्स नहीं ध्यान देते। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, ध्यान देने वाले, तो टीचर्स नहीं देते, तो दोनों का होना जरूरी है। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि शिक्षा के नवीनतम अन्वेषणों के संपर्क में रहें और शिक्षण का नवीनतम विधियों का उपयोग करें। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव है वो अच्छा रहेगा। आजकल है वो टीचिंग मेथड है वो बच्चे के लिए प्रभावशाली टीचिंग मेथड यूज होने लगे हैं, प्रोजेक्ट मेथड है, खेल प्रणाली है, तो ये सारे मेथड है वो बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इच्छा शक्ति। अगर बच्चा है, बच्चे के खुद की फीलिंग्स ने सीखने के लिए, खुद उसका सीखने का मन नहीं कर रहा है, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। तो उसको जरूरी है कि सबसे पहले उसको मोटिवेट करें और उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको जागृत करें कि वो सीखने के प्रति तैयार है या नहीं है। जब तक वो खुद तैयार नहीं होगा तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कुछ भी सिखा सकते। अधिगम सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि कोई बालक किसी भी ज्ञान को सीखना ही नहीं चाहे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि अध्यापक ज्ञान तथा क्रिया को नहीं सिखाना चाहता है तो छात्र किस प्रकार सीख सकेंगे। दोनों ही स्थितियों में पहला कार्य अध्यापक का है कि वह स्वयं में बालकों को ज्ञान देने की जो संकल्प शक्ति का निर्माण करे और इसी प्रकार वह बालकों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है वो उत्पन्न करे और उसे प्रेरणा से भरे। इसलिए जरूरी है दोनों का होना कि अगर टीचर है उसकी भी पढ़ाने की क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो बच्चा है उसकी भी पढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि टीचर है वो खुद अच्छे पढ़े बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद प्रेरित हो और उसके बाद बच्चे को भी मोटिवेट करें सीखने के लिए। तो दोनों की जो इच्छा शक्ति है वो पढ़ने और पढ़ाने दोनों की जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं परिपक्वता। अब जो बच्चा है वो उसमें मैच्योरेशन जरूरी है। जो छोटा बच्चा है अगर हम उसको उसकी समझ से बाहर की चीजें समझा रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि उसकी एज को ध्यान में रखना कि बच्चा है वो कितनी एज का है, वो क्या चीजें सीख सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसके एज से ऊपर की चीजें जो बताएंगे तो वो उसकी समझ से बाहर होगी। इसलिए जरूरी है कि उसकी जो एज है वो देखना, उसका जो माइंड डेवलपमेंट है वो कहाँ तक हुआ है, वो कहाँ तक सीख सकता है, तो दोनों चीजें हैं वो देखना जरूरी है। तो इसलिए है परिपक्वता है वो सीखने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिगम की जो क्रिया है वो बालकों की शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता का योग है वो विशेष रहता है। छोटी कक्षाओं में बालकों की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे इस योग्य हो जाए कि कलम है, किताब, कॉपी आदि पकड़ सके। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो स्कूल में जाता है तो ये नहीं है कि सबसे पहले उसको बोर्ड पे कैलकुलेटर लिख दिया और उसको बोल दिया कि लिखा जाए। सबसे पहले उसको पेंसिल को कैसे पकड़ना है, बुक को कैसे पकड़ना है, पेंसिल को कैसे चलाना है। तो सबसे पहले बच्चे की जब लर्निंग स्टार्ट होती है तो उसके जो मांसपेशियों का विकास है तो सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाता है। तो उसके बाद है बड़ी कक्षा में छात्रों की जो बुद्धि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा सकता है कि उसकी बुद्धि कितनी है, वो क्या चीजें सीखने के योग्य है, उनको ध्यान में रखा जाता है। बालकों को सिखाई जाने वाली जो क्रियाएं हैं उसकी आयु तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चा है वो कितनी उम्र का है, उसको क्या चीजें सिखाई जाती है। अब जैसे बच्चे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है, उनको अगर अपने ईवीएस पढ़ाने लग जाए, एसएस पढ़ाने लग जाए तो वो बच्चों की समझ से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो एज है उसमें परिपक्वता अभी तक नहीं आई है। तो उन चीजों का होना जरूरी है। बालकों को सिखाई जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो उनकी आयु तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता ही सीखने की क्रिया को सफलता प्रदान करती है। तो शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता सीखने के लिए दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कार्य का समय और थकान। अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको ओवर चीजें समझा रहे हैं या टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, थकान का महसूस करेंगे। और जो कार्य का जो टाइम है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, सुबह सुबह बच्चों को क्लास में दे दिए जाते हैं, उसके बाद इजी सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो और कई बार इजी सब्जेक्ट है वो सुबह सुबह क्लासों में रख दिए जाते हैं, टफ सब्जेक्ट है वो बाद में दिए जाते हैं। तो बच्चों को क्या होने लग जाती है, थकान महसूस होने लग जाती है। तो जो हमारे जो स्कूल के जो
कालांश है वो भी बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, उनके समझ के अकॉर्डिंग और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि जो अधिगम की क्रिया में उस समय अवरोध उत्पन्न होता है जब थकान आती है, बच्चे थक जाते हैं तो वो सीखने के लिए एक्टिव नहीं रहते हैं। थकान की जो परिस्थिति में अधिगम की क्रिया की सफलता है वो संदिग्ध हो जाती है और काम के समय का निर्धारण है वो उस समय पर विश्राम देने से अधिगम की क्रिया में सफलता मिलती है। और समय विभाग चक्र बनाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब हम बच्चों के जो कालांश है वो डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो टिपिकल सब्जेक्ट है वो पहले दिए जाए, इजी सब्जेक्ट बाद में दिए जाए, बीच में टाइम दिया जाए, बीच में लंच दिया जाए, तो उससे बच्चों को क्या मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है, वो सीखने के लिए दोबारा से रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभ्यास का विभाजन है, बच्चों को जो प्रैक्टिस है वो कैसे करवाई जाए। तो प्राय यह देखा जाता है कि अधिगम की क्रिया में उस समय उन्नति होती है जब बालक को अभ्यास के लिए कार्य दिया जाता है। अब बच्चे को एक क्वेश्चन बता दिया तो अगर उस पर हम प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं तो वो बच्चा है वो पूर्ण रूप से उस चीज को नहीं सीख पाएगा। इसलिए कोई भी हम चाहे एक क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके ऊपर बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाए। परंतु यह भी देखा गया है कि विद्यालय में प्रत्येक विषय का जो अभ्यास करे वो इतना अधिक हो जाता है कि घर पर एक गर्दन ऊपर करने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब बेचारे बच्चों को क्या दिया जाता है, होमवर्क इतना दे दिया जाता है, ओवर हो जाता है कि बच्चे हैं वो घर पे पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जो उसका जो होमवर्क है वो उसके अकॉर्डिंग कम दिया जाए। परिणाम में उसकी जो रुचि है वो विद्यालय के कार्यों में कम होने लगती है। अतः आवश्यक है कि अभ्यास कार्य का जो उचित विभाजन है वो किया जाए। उसको जो उसकी जो प्रैक्टिस के लिए हम काम दे रहे हैं वो हम एक लिमिट के लिए दें। अभ्यास कार्य के उचित विभाजन से अधिगम में निश्चय ही प्रगति होती है। मान लीजिए हम एक बालक को गणित के 50 क्वेश्चन हल करने के लिए दे देते हैं, यदि उसको एक ही दिन में वे प्रश्न हल करने पड़े तो निश्चय ही उसके प्रश्नों में त्रुटियों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन है वो एक दिन में ही करने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी करेगा, जल्दबाजी में उसे क्या होगी, मिस्टेक्स होंगी। यदि उन प्रश्नों को एक सप्ताह में करेगा तो उसके प्रश्नों के सही होने की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसको टाइम है वो सफिशिएंट मिल गया है। तो इसलिए जरूरी है जो बच्चे की जो प्रैक्टिस है उसको भी हम लिमिट में रखें टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद है पाठ्य सामग्री की संरचना। तो ये क्या होता है, जो हमारा करिकुलम होता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग और बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें दिया जाना चाहिए। तो यदि पाठ्यक्रम सरल से कठिन की और सिद्धांत के आधार पर संगठित किया गया है तो यह अधिगम में अधिक सहायक होगा। सबसे पहले बच्चे को सरल चीजें दी जाए ताकि वो क्या करेगा, उनमें इंटरेस्ट लेगा, और धीरे धीरे अगर हम उनको टफेस्ट बना रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर शुरू में हम डिफिकल्ट चीजें दे देंगे तो वो बच्चा नीरस हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसलिए जरूरी है सरल से कठिन की और टीचिंग मेथड को लेते जाना। अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, छात्रों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है। यदि पाठ्य सामग्री असंगठित है तो वह अध्यापक तथा छात्र दोनों को ही परेशानी होगी। तो दोनों चीजें क्या है, संगठित होनी चाहिए। सबसे पहले इजी चीजें दें, धीरे धीरे बच्चों को क्या ले जाएं, टफ की ओर लेके जाए। तो ये क्वेश्चन है, ये आगे है शिक्षक से संबंधित कारक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बच्चे से संबंधित कारक पढ़े थे, उसके बाद जो उसके एनवायरनमेंट से संबंधित प्रतिकारक पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा है वो शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक की कौन सी चीजें हैं वो बच्चे को इफेक्ट करती हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।